सभी को नमस्कार। मैंने कुछ स्केचेस शुरू किए थे और उनके फिनिशिंग वीडियोस भी आपको मैंने दिए थे। तो उसमें इसका भी नाम था कि ये कुछ एक पेंसिल्ड वर्जन था, इसको मैं इंक कर रहा था। ये इससे कि जो एक नॉर्मल पेन आता है इससे, तो काफ़ी इंक कर चुका था और ये चीज़ें छूटी हुई थी। मतलब आई थिंक ये 70% हो चुका था। तो अभी बैठ करके मैंने ये जैसे ये धनंजय है, ये विशांक है, इनको मैंने थोड़ा इंक करा है। अभी ये जिंगालो थोड़ा बाकी है, मैं कुछ कर चुका हूँ। तो ऐसे ही मैंने कहा कुछ चीज़ें हैं जो रुकी हुई हैं, बहुत थोड़ा समय निकाल के मैंने कहा क्यों ना उसको कंप्लीट कर दिया जाए। क्योंकि द जॉय ऑफ फिनिशिंग थिंग्स, या जो आपको कोई भी काम को कंप्लीट करने में जो एक अच्छा लगता है, वो ये इतना कर रखा है तो व्हाई नॉट दिस। तो मैं कैसे भी करके इसको कंप्लीट कर रहा था, तो मैं सोचा आपको मैं वीडियो दूँ इसका। तो खैर इंकिंग तो कोई बहुत मुश्किल प्रोसेस नहीं है। इंकिंग में तो बहुत ही मतलब जो एक्चुअली बना हुआ ही है पहले से ही, बस उसको इंक करके उभारा जाता है। तो ये प्रोसेस मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ कॉमिक बुक्स का या स्केचेस का, तो ये इस इंकिंग जो है कॉमिक बुक मेकिंग में एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले पेंसिल से कोई भी स्केच बनाया जाता है। जैसे कि ये स्केच ऑलरेडी बना हुआ है, पेंसिल से जब बनाया जाता है तो वो उसकी आउटलाइन तैयार होती है अच्छे से। उसको थोड़ा पेंसिल में भी अच्छी फिनिशिंग दी जा सकती है। जैसे तो अनुपम सिन्हा जी की पेंसिलिंग है, तो वो बहुत ही ज़्यादा बहुत डिटेलिंग वाली पेंसिलिंग होती है। वरना कॉमिक बुक्स में इतनी ज़्यादा डिटेलिंग हमेशा नहीं होती है। मतलब उनके अंदर जो फ्रेम्स होते हैं वो कई बार वो काफ़ी नॉर्मल भी होते हैं। तो फिर सबसे पहले जो आर्टिस्ट जो है उसकी पेंसिलिंग करता है। पेंसिलिंग में भी 2-3 स्टेप्स हो सकते हैं। जैसे कि एक फ्रेम को डिसाइड करना, उसके अंदर कितने कैरेक्टर्स होंगे, क्या सीन को दिखाया जाए। ये एक एक कवर आर्ट है। नागायण जो संपूर्ण नागायण जो एक सीरीज है उसका, ये उस पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो रामायण पे बेस्ड है इस वजह से। अदरवाइज होता क्या है कि जो नॉर्मल बुक्स में सीन होते हैं, कुछ लोग दो लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं, या फिर कोई फाइट सीन चल रहा है, या फिर कोई नॉर्मल चेजिंग सीन चल रहा है। अलग अलग टाइप के उसमें सीन्स होते हैं कि एक इमोशनल सीन चल रहा है या क्या चल रहा है उसके अंदर, स्टोरी को नरेट किया जा रहा है, या कोई जियोग्राफिक लोकेशन दिखाई जा रही है। तो उस हिसाब से वो इस एक सबसे पहले पेंसिल की जाती है, और वो रफ और फेयर हो सकती है। उसमें 2 या 3 स्टेप हो सकता है। देन उसके बाद फिर इंकिंग होती है, जो मैं अभी कर रहा हूँ। इसको इंकिंग कहा जाता है। और मैं ये पायलट पेन जो नॉर्मल आता है उससे कर रहा हूँ। लेकिन इसके भी अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, उसके भी अलग अलग टाइप की। जैसे निब वाले जो पेन हुआ करते थे पहले, वैसी स्पेशल पेन्स होते हैं। तो उसमें वो इंक वगैरह को डुबो करके कैसे करके वो अलग 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 तरीका होता है, स्ट्रोक्स उसमें मारे जाते हैं। फिर मैं बहुत ज़्यादा इंकिंग और कलरिंग नहीं करता हूँ। ज़्यादातर मैं जो पेंसिलिंग में मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं कभी कभी समय निकाल करके कुछ महीनों में करता हूँ। लेकिन फिर भी हाँ, तो काफ़ी स्केचेस इकट्ठे हो गए। और कभी बनाकर किसी को दे दिया, कभी कहीं रख दिया, कभी कहीं कर दिया, किसी फ़ोन से फ़ोटो वगैरह ले लिया, ऐसा करता था। तो अब थोड़ा सोच रहा हूँ कि जो भी स्केचेस जहाँ भी मेरे पास अवेलेबल हों, उनको प्रॉपरली एक अच्छे स्कैनर से सोच रहा हूँ कि स्कैन करके और एक प्रॉपर जगह सेव किया जाए, ताकि मैं अपने सभी स्केचेस को एक जगह एक्सेस कर सकूँ। अच्छा लगता है। तो यही है कि जो है कोई काम जो मैंने पहले ग्रैंड मास्टर रोबो वाला जो था, वो सुपर कमांडो ध्रुव का, जिसमें धोनी राज वगैरह सब थे। तो वही था कि उसमें मुझे ये महसूस हुआ कि भी जो है आप काम को, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि स्टार्ट करना तो ईज़ी रहता है, फिनिश करने में बड़ी जो है समस्या आती है आपको। तो उसी को एक्सपीरियंस कर रहा था मैं, और देख रहा था चीज़ों को। ये ना सिर्फ़ स्केच की बात है, या ना सिर्फ़ इंकिंग की बात है। ये आपके सेम गोज़ फॉर योर इंग्लिश कन्वर्सेशन स्किल्स, आपकी जो लैंग्वेज लर्निंग की जो जर्नी होती है, उसमें भी सेम है। सेम गोज़ फॉर आवर एक्सरसाइज पैटर्न और एनी अदर थिंग। जो न्यू ईयर्स पे हम रेज़ोल्यूशंस वगैरह लेते हैं, अभी न्यू ईयर को लगे हुए भी लगभग 1 एंड हाफ मंथ हो गया है, उससे भी ज़्यादा हो गया है। लेकिन तो वो ऐसा होता है ना, हमको लगता है कि कोई चीज़ ऐसा क्यों होता है, जब हम कोई चीज़ डिसाइड कर लेते हैं कि ये करना है, उसमें ये दिक्कत ये आती है। स्टार्ट करना ईज़ी है किसी मोटिवेशन की वजह से, किसी अ, हीट ऑफ इमोशन की वजह से, कि हमारे इमोशंस भी है ना सुबह से शाम तक चेंज होते हैं। मैं जैसे आई एम ए मॉर्निंग पर्सन, तो मैं थोड़ा-सा जैसे मॉर्निंग का जो समय होता है, अभी फ़िलहाल मॉर्निंग का टाइम है अभी। फिर मैं इसको 3-4 बजे से कर रहा हूँ। फ़िलहाल 4:30 हुए हैं, मतलब इसको करते हुए मुझे 1 डेढ़ घंटा हो चुका है। तो मैं मॉर्निंग में जो मेरी जो थिंकिंग का जो पैटर्न होता है, जो वाइब्स होती हैं, वो ऐसा लगता है कि यार ये कर लें, स्केचिंग कर रहे हैं, इस रनिंग कर लें, एक्सरसाइज़ कर लें, इंग्लिश
लैंग्वेज को और थोड़ा लर्न कर लें अपने आप को ना, कुछ भी काम होता है ना कि जो काम अपने को लगता है कि वो अ, जो हमारी पर्सनैलिटी को ग्रूम करते हैं या जो हमारे को स्किल लर्निंग होती है या प्रोफेशन में हेल्प करते हैं, वो सब करने का मन करता है मॉर्निंग में। और इवनिंग तक मैंने देखा इंसान इतना एग्ज़ॉस्ट हो जाता है कि तब भी मन करेगा कि यार कोई मूवी मतलब माइंड में कॉन्शियसनेस तो रहती है कि यार इस वक़्त भी स्केचिंग करी जा सकती है या अ लैंग्वेज लर्निंग पे काम किया जा सकता है या कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन ना मैंने देखा इंक्लिनेशन जो इंसान का होता है वो जब आप एग्ज़ॉस्ट हो जाते हो तो एंटरटेनमेंट की तरफ ज़्यादा होता है। मैंने नोट किया मतलब तब मैं मेरा मतलब तब मेरा मन नहीं करता कि मैं इस तरीके से कोई एफर्ट लेकर के बैठ कर के स्केच करूँ या कुछ और काम करूँ। तो ये हर एक पे डिपेंड करता है अलग कुछ लोग नाइट पर्सन होते हैं तो वो हिसाब से काम करते हैं। पर हाँ, ये कि तो वो मैंने कहा ना किसी भी रीज़न से आप डिसाइड करते हो कि यार इस काम को कर लें तो फिर वो स्टार्ट कर देते हैं, फिर वो हो नहीं पाता है। तो ये 2 स्केच इतना ज़्यादा मेरे को किया, मैंने पुराने में बताया था। एक तो वो ध्रुव वाला स्केच पेंसिल जो वर्ज़न था वो, और दूसरा ये तो ख़ैर मेरे को इंक करना ही था और वो स्केच पेंडिंग था और मेरे माइंड में था इवन जब मैंने ये इस वर्ज़न को इंक करना स्टार्ट किया था, क्योंकि वो नए का एक चार्म होता है, ये बिल्कुल नया रिवील हुआ था। जब अनुपम जी की आर्ट कोई रिवील होती है या वो नया कुछ बना रहे हैं तो एकदम से मन करता है इसको बना लिया जाए। डेज़लिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव का जो मैंने बनाया था, महामानव वाला, इतना ज़्यादा वो टफ लगा था लेकिन क्योंकि उस वक़्त चार्म था, मैंने उसको 2 या से 3 या 4 दिन में कंप्लीट कर लिया था, जितना समय मुझे मिल पाया उस समय। तो वैसा ही होता है, इसमें भी ऐसा ही हुआ था। इसको इमीडिएटली मैंने करना शुरू किया था, तो ये जो इंक थी ये 1-2 दिन के अंदर हो गई थी। हालाँकि मुझे पता है कि फेस वगैरह मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है, वो जैसा फेस होना चाहिए था वैसा वो आ नहीं रहा है वैसा। और इससे भी एक होता है ना, मन में ये होता है कि इट इज़ नॉट परफेक्ट। वहाँ से फिर इंसान का मोरल डाउन होना शुरू होता है, फिर वो इसके जैसे पड़ा रहता है। पर फिर मैंने इसको आज देखा या ऐसे ही सोचा, मैंने इतनी ज़्यादा इसमें देखो, इतना काम हो रखा है। अगर मैं थोड़ा-सा ये साइड कैरेक्टर्स पे भी काम कर लूँगा, जैसे ये जिंगालू है या धनंजय विशांक वगैरह है, ये बाबा गोरखनाथ है, तो बस ये कंप्लीट हो जाएगा। तो वो एक अपने उसमें मतलब एक अपने कलेक्शन में शामिल हो जाएगा। फिर इसको आप स्कैन करके मैं रख लूँगा या किसी मित्र को दे दूँगा, जो मैंने सोच भी रखा है एक्चुअली। मुझे कुछ पार्सल्स भी मेरे इसलिए मैंने पेंडिंग कर रखे थे। मैंने जय के लिए वो बनाया था, जो ध्रुव वाला है, मैंने पेंसिल वर्ज़न इससे पहले जो आप देखेंगे वीडियो वो आया था। वो मैं उसको पोस्ट करने सोच रहा था, पर मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इसको भी कंप्लीट करके ये भी उसमें ऐड कर दूँ या जोसफ को भी एक भिजवा दूँ। इस तरीके से ना कुछ चीज़ें होती हैं जो छोटी-छोटी जो जैसे कुछ पेंडिंग रहती है चीज़ें। तो ठीक है, जितना समय मिल रहा है मैंने कहा करते हैं इसको, और निकल जाता है समय। सुपर बिज़ी होते हैं अब तो भी अ, निकल जाता है समय, निकालना चाहे तो हो जाता है। तो यही है, तो मैं इसको बनाऊँगा अभी पूरा, बन ही गया है काफ़ी। और ये आप देख सकते हैं, मैं बहुत ही मतलब ये कि इसको आप मेडिटेशन से या बोरिंग एक्टिविटी दोनों में से कुछ भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि इंकिंग में ना पेशेंस चाहिए होता है। पहले जब मैं इंकिंग देखता था, मैं कहा इंकिंग तो सुपर ईज़ी होती होगी या होती है, मतलब ऐसे सोचता था मैं पहले। जगदीश कुमार जी जो इंक करते हैं, बहुत ज़्यादा इंक करते हैं जगदीश कुमार जी। पर इसमें सुपर पेशेंस चाहिए होता है, बहुत ही ज़्यादा पेशेंस चाहिए होता है और समय लगता है। इनकी मुझे लगता था ये कि स्केच बनाने में तो चलो समझ में आया कि कॉन्सेप्ट डिज़ाइन करना पड़ता है, आपको कैरेक्टर सोचने पड़ते हैं, कंपोज़िशन बनानी पड़ती है। मैंने कहा जब पेंसिल बन गया है, अब इसमें इंक ही तो करनी है मुझको, उसमें कितना टाइम लगता होगा? बस करते जाओ उसको, नहीं लेकिन टाइम लगता है इसमें, और जो है समय लगता है और बहुत ही पेशेंस चाहिए होता है। कि ये गलतफ़हमी मेरी दूर हो गई। पहले मैं खाली पेंसिल वर्ज़न बनाता था तो मेरा ये एक्सपीरियंस नहीं था। इंक्ड वर्ज़न मैंने 2 ही बनाए, एक तो निशाचर वाला मैंने बनाया था। वो भी मैं सोच रहा हूँ सारे अपने जो स्केचेस को जितने अवेलेबल हैं उनको स्कैन प्रॉपर करूँ अच्छे से करके, उसका एक कंबाइंड वीडियो बनाऊँ, तो वो मेरे को भी अच्छा लगेगा उसको देखना। स्कैटर्ड होती चीज़ें, अब मुझे अपने पुराने स्केच अगर एक्सेस करने हो तो पुराने फेसबुक वगैरह में ढूँढना पड़ता है, ये करना पड़ता है। उसका भी मैं कुछ करूँगा। तो खैर समय इसको मैं अगर आपको पूरा वीडियो बनाऊँगा तो एक-एक स्टेप को देखना आपको समय लगेगा, बस आप आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा मैं क्या कैसे कर रहा हूँ करके। इस तरीके से इंकिंग करी जाती है। और थोड़ा-सा मैं आपको फेस का हल्का-सा करके दिखा देता हूँ। पर आइज़ वगैरह मैं अभी नहीं करूँगा, क्योंकि एक हाथ में जो फ़ोन को होल्ड कर रखा है, तो वो आइज़ वगैरह में हल्का-सा भी अगर बाल में थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे होता है तो वो इतनी चीज़ नोटिस नहीं होती, उससे कोई स्केच में खराब नहीं होता है। बट अगर आई में अगर ये हल्का-सा भी यहाँ की लाइन वहाँ हो गई तो फिर वो पूरा उसका फेस बिगड़ जाएगा। तो वो फिलहाल मैं नहीं करूँगा, थोड़ा-सा मैं आपको इसे ये करके दिखा कर के इसको मैं वीडियो एंड कर दूँगा। तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो वीडियो बना भी नहीं रहा था एक्चुअली, बना कर ही रहा था, सामने फ़ोन पड़ा हुआ था ऐसे ही। तो मैंने कहा यार क्योंकि काम कर ही रहे हैं, तो मैंने थोड़ा-सा इसको मैंने कहा वो एक मैं थोड़ा-सा इसकी वो रिकॉर्डिंग टाइप की भी हो जाएगी, अच्छा रहेगा।
वैसे इंक में आप समझ रहे हैं, बस इसको उभारा जाता है। तो कॉमिक मेकिंग की हम बात कर रहे थे, तो उसको मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो इस तरीके से सबसे पहले इसके जो ये पेंसिल्ड जो वर्जन्स होते हैं, जो चित्र होते हैं, उनको उभारा जाता है, और उभारने के बाद में जैसे आप देख रहे हैं उभर गया है। तो पहले के ज़माने में इसकी फ़ोटोकॉपी करी जाती थी, आजकल तो बहुत सारे स्कैनिंग वगैरह अवेलेबल है, तो इसकी जेरॉक्स करी जाती थी उस ज़माने में, और ये होता था A4 पेपर में। A4 पेपर क्या होता है कि जो है आपका फ़ोटोकॉपी का जो नॉर्मल जेरॉक्स का पेपर होता है, और राज कॉमिक्स का जो पहले का जो साइज़ हुआ करता था, वो A4 का भी आधा होता था। उसको क्या बोलते हैं मुझे वो पता नहीं। तो A4 का जस्ट हाफ होता था, यानी कि डबल साइज़ में काम कराया था, फिर उसको कम्पैक्ट किया था, तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती थी आर्ट। और ऐसा लगता था कि इतनी बारीकी से काम कैसे हुआ है, तो वो एक फ़र्क पड़ता है। फिर हाँ, ऐसे इंक कराया जाता था, फिर उसकी जेरॉक्स कर ली मान लो, ठीक है। जेरॉक्स करने के बाद में फिर क्या होता है, जैसे आप समझ जाएँगे जेरॉक्स में क्या होगा कि क्योंकि ये बहुत अच्छे से इंक होकर के उभर चुका है, तो बिल्कुल साफ-साफ उसकी क्लीन जो है ये ब्लैक लाइन्स आ जाएँगी। देन फिर उसमें बेसिक कलर्स होते थे उस ज़माने में, जो बेसिक कलर होते हैं, जैसे कि येलो है, रेड है, ग्रीन वगैरह, ब्लू वगैरह, ये सब करके उसके बाद फिर उन बेसिक कलर्स के बाद में कॉमिक तैयार हो जाती थी। और जो आर्टिस्ट होते थे वो उन बेसिक कलर्स में ही थोड़ा-थोड़ा अपने हिसाब से इफ़ेक्ट डालने का प्रयास करते थे, जो पॉसिबल होता था उन कलर्स में। तो होता था, आजकल तो ख़ैर स्कैन हो जाता है, फिर देन बेसिक कलर्स हो जाती है, फिर उसके बाद उसमें इफ़ेक्ट ऐड होते हैं, तो काफ़ी खूबसूरत लगता है स्केच। लेकिन उसमें फिर बाद में आपका जो है स्टेप्स भी इंक्रीज़ हो जाती हैं, ठीक है, पूरी आर्ट बनने में समय लगता है। पर आज का ज़माना अलग है, आजकल जो हमारे आर्टिस्ट वगैरह उनको जो पैसा भी ठीक-ठाक मिलता है, प्लस सोशल मीडिया पे वो शेयर करते हैं, तो उनका एक ब्रांड वैल्यू बनती है, और कई तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो आजकल ये चीज़ें वर्थ करती हैं कि वो अपना पेंसिल वर्ज़न शेयर करें, फिर है ना? उसका जो प्रोसेस है, तो लोग उसको पसंद करते हैं, और ब्रांडिंग एक टाइप से हो जाती है, जैसे लोग देखते हैं तो उनकी क्यूरियोसिटी बनती है, भाई किस चीज़ की आर्ट बन रही है, कौन सी कॉमिक बुक सीरीज़ आ रही है, ये क्या हो रहा है? तो वो सब चीज़ें वो जो ऐसा भी है, वो टाइम कंज़्यूम करती हैं, समय लेती है, तो फिर वो चीज़ अच्छी बनती है, और फिर आज के ज़माने में जो है उसको वो सब सारा प्लेटफ़ॉर्म भी प्रदान करती है, तो ये सब होता है। इस तरीके से वो, और जो भी जो अपने जो वीडियोज़ अगर आप देखेंगे, तो वो जितने 100-200 जो लोग देखते हैं, तो वो हमारे वो बहुत पुराने मित्र वगैरह हैं, जो 90s के किड्स हैं, वो बुक से जुड़े हुए हैं, तो उनको पसंद आता है, उनको सब पहले ऑलरेडी पता ही है। बट मे बी ऐसा कोई हो जिन्होंने अगर ये वीडियो देखा और उनको पता लगे, उनको नहीं पता हो इंकिंग क्या शब्द होता है, क्योंकि इंकिंग एक ऐसा शब्द है जो कॉमिक बुक में मतलब बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है। हम जब बुक्स पढ़ा करते थे 90s में, शायद मैं मतलब 7-8 साल की उम्र से पढ़ रहा हूँ बुक्स को। तो तब ये हम पढ़ते थे, उसके अंदर कि चित्र अनुपम सिन्हा, इंकिंग विनोद कुमार, विट्ठल कांबले, सुलेख वरंग सुनील पांडे, संपादक मनीष गुप्ता, मनोज गुप्ता, संजय गुप्ता, ऐसा लिखा हुआ आता था। संस्थापक राजकुमार गुप्ता, इस तरह के शब्द दिखाते, तो हम उस शब्द से परिचित हो चुके थे, और उनको मीनिंग समझ में नहीं आता, धीरे-धीरे समझने की कोशिश करी हमने। कई बार तो हम वो किसी ऑप्शन को आउट करके भी पता लगाने की कोशिश करते थे। मुझे नहीं पता था इंकिंग क्या होती है। जब मैं 5th, 6th, 7th क्लास में था, तो मैंने थोड़ा-थोड़ा ये समझने की कोशिश करी, देखो पेंसिलिंग तो मुझे समझ में आ गई, भई पेंसिल से कोई चित्र बनाया होगा, ठीक है। फिर सुलेख व रंग भी समझ में आ जाता था सुनील पांडे की। सुनील पांडे जी हैं जो इसमें लिखते होंगे साफ-साफ, ये जो राइटिंग है, और उसमें कलर कर देते होंगे, ठीक है। और संपादक को तो मुझे उस समय समझ नहीं आता था। तो मैंने कहा कि इसमें जो अब एक ही चीज़ बचती है, इंकिंग। तो फिर वो थोड़ा-थोड़ा, फिर उसमें क्या होता था, फिर अब मैं ऐसे देखता था कोई बुक में लिखा हुआ है कि इंकिंग विनोद कुमार, तो एक अलग टाइप के चित्र देखने को मिल रहे हैं। लिखा हुआ है इंकिंग विट्ठल कांबले, सेम ही आर्टिस्ट है ना? तो अलग टाइप के थोड़े चित्र देखने को मिल रहे हैं। जैसे नागिन फन, जो नागिन कॉमिक्स थी उसमें विनोद कुमार जी की इंकिंग थी मान लो, या मतलब, और फिर कुछ कॉमिक्स में मिक्स में भी होता था। मान लो प्रलय कॉमिक्स है, तो इसमें इंकिंग विनोद कुमार जी की भी, विट्ठल कांबले जी की। तो उससे धीरे-धीरे समझ बनी। मैंने कहा जब विनोद कुमार जी का नाम देखता हूँ तो थोड़े क्रिस्प-क्रिस्प टाइप की लाइन्स दिखती हैं। विट्ठल कांबले जी देखता हूँ तो थोड़े अलग टाइप की लाइन्स दिखती हैं। और फिर मिक्स में देखता हूँ तो कभी वैसी दिखती है, कभी वैसी, तो वैसे समझ में आता था कि यार इंक का कुछ रोल होता होगा। नहीं, मुझे पहले जब मैं कई बार कन्फ्यूज़ भी होता था मैं, ध्रुव की कॉमिक्स में, जैसे मौत के चेहरे वगैरह देखता था वो कॉमिक्स में, तो मुझे लगता था यार इसकी लाइन्स है ना, अनुपम जी ने कोई पतला ऐसा पॉइंट वाला पेन लिया है जो काफ़ी तीखी-तीखी लाइन्स बन रही हैं, ठीक है। और जब मैं देखता था खूनी खानदान वगैरह, जिसमें विट्ठल कांबले जी की इंकिंग थी, तो फिर मैंने कहा यार इसमें ना उनका कोई हाथ में कोई मोटा पेन आ गया होगा, मोटी पॉइंट वाला, है ना? तो थोड़ी लूज़-लूज़ लाइन्स सी दिख रही हैं। पर बहुत समय लगा था इस चीज़ को मेरे को फ़िगर आउट करने में, या फिर मैंने एक अनुमान लगाया था। मैंने कहा अरे इंकिंग का मतलब शायद ऐसा कुछ होता होगा कि ये आर्टिस्ट इंक वगैरह करते होंगे। पर ये मैंने फ़िगर आउट कर लिया था, और मुझे बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि विट्ठल कांबले जी की इंकिंग कौन-सी होती है।
विनोद कुमार जी की इंकिंग कौन सी होती है, और उसके बाद में फिर मैं आइडेंटिफाई कर भी मैंने करना शुरू कर दिया था कि यहाँ पे विनोद कुमार जी की इंकिंग होगी बचपन में, या यहाँ पे विट्ठल कामले जी की इंकिंग होगी। और उसके बाद में जो है कई बार तो ये पब्लिशर वगैरह जो उसमें गलती भी करते थे, मतलब कि विनोद और विट्ठल जी दोनों की इंकिंग होती थी, तो कई बार विनोद जी का नाम मेंशन करना भूल जाते थे और कई बार विट्ठल जी का नाम मेंशन करना जो है वो भूल जाते थे। जैसे राजनगर की दवाई में शायद उन्होंने विनोद कुमार जी का नाम शायद मेंशन नहीं करा, पर है इंकिंग, जो ब्लैक कैट और नागराज का फाइट वाला सीन है तो वहाँ पे, तो वो धीरे धीरे समझ पड़ी। पर वो सारा कुछ स्पेकुलेशन यानी कि अनुमान पे आधारित होता था। और अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, अब हम उन आर्टिस्ट्स को भी जानते हैं और लगभग उनसे मिलने जैसा ही है, उनके चेहरे भी पहचानते हैं। जोली सिन्हा जी कौन है मुझे पहले पता ही नहीं, मतलब नाम सुना था पर अब मैं, हालांकि वो भी फिर इंसान अनुमान लगा ही लेता है कि कोई फैमिली मेम्बर होंगे ये तो अब अच्छा भी है, चलो उन लोगों को हम देख पाए, उनको जान पाए। तो अब तो बिल्कुल क्लियरिटी आ चुकी है कि किंग क्या होती है, मैं आपको करके भी दिखा रहा हूँ डेफिनेटली। तो लगभग ये पहले अनुमान पे सब कुछ चलता था। जैसे मैंने आपको एक बार शक्तिमान की स्टोरी बताई थी कि शक्तिमान को स्केच करना था, तो अनुमान पे ही सब कुछ चलता था, हमें पता नहीं था कि इसको स्केच कैसे करा जाता है। तो दूरदर्शन पे देखते थे, कहीं पे कोई उस समय ना पोस्टर स्टिकर अवेलेबल नहीं होते थे, ना शुरू शुरू के एपिसोड्स आते थे, तो बस सोचते देखते थे कि यार अच्छा यहाँ पे कोई चक्र बना हुआ होगा, यहाँ पे कोई एस सा बना हुआ होगा, यहाँ पे पट्टियाँ सी बनी होंगी, तो ऐसा कुछ करते थे कोशिश। आजकल ये है कि उन चीज़ों को वैलिडेशन या कंफर्मेशन मिल जाता है। पहले अपने पॉइंट ऑफ व्यू अपने फ्रेंड्स को या अपने ब्रदर वगैरह को दिखाते थे, तो फिर वो जो है उसको कई बार वो एक्सेप्ट कर लेते, कई एक्सेप्ट नहीं करते थे कि तुझे कुछ नहीं पता है, रिडिक्यूल करते थे ये करके। पर आजकल ये है कि उसको अपन कन्फर्म कर सकते हैं चीज़ों को। ये चीज़ें मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमेशा ही माइंड में बहुत सारा कन्फ्यूजन करती थी। वो काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, तो ये है कि अगर मैं इसको ऐसे इंक करता जाऊँगा तो जाने पता नहीं कितना लंबा वीडियो बन जाएगा। और सच में बहुत टाइम लगता है। एंड वी ह्यूमंस हैव अ वेरी डिस्टॉर्टेड सेंस ऑफ टाइम। मतलब हम कई होते हैं ना, ये तो 2 मिनट में हो जाएगा। मैं ऐसे बताया रहा इसको तो 5 मिनट में कर दूँगा, या फिर इसको मैं 1 दिन में कर दूँगा। एग्ज़ैक्ट चीज़ का नहीं, टाइम का पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है कि हम पैकिंग कितने टाइम में कर पाएँगे या कोई चीज़ कितने टाइम में कर पाएँगे। ये चीज़ें सिर्फ़ प्रैक्टिस से ही आ सकती हैं। और एग्ज़ैक्टली जब हम उस काम को प्रैक्टिस करते हैं तब भी क्लियर हो पाता है कि किस समय कितना लगेगा, फिनिशिंग कैसे आएगी। वैसे जल्दी भी हो सकता है, पर बाद में इंसान टायर्ड होकर के फिर उस चित्र को बिगाड़ देता है। ये भी मैंने नोट करा है कि अगर बिट बाय बिट यदि आप करते हैं, जैसे राहुल मैथानी जी मेरे भाई हैं, उन्होंने भी मेरे को जो मैंने ध्रुव वाला जो स्केच किया था, तो उसमें भी उन्होंने मुझे, उनका काफ़ी अच्छा कमेंट आया था। बहुत ही अच्छे जाने-पहचाने आर्टिस्ट हैं और अपने उन आर्ट भी वो मुझे भिजवाते रहते हैं। उन्होंने अपनी बुक भी भिजवाई थी, तीलू रोतेली करके, पता नहीं मैंने उसको रिव्यू किया कि नहीं, याद नहीं है ना। तो वो जो है वो उन्होंने भी ये बोला कि हाँ 2-3 कि बड़ा आर्ट हो जिसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग हो, तो 2-3 सिटिंग में करने से उस आर्ट में बेहतर निखार आता है। अब यही आर्ट में क्या जल्द मैं करता रहता हूँ तो बाद में फिर इंसान थक जाता है, इंसान उसका फ़ोकस लूज़ होता है और फिर वो फेस बिगाड़ना शुरू कर देता है। तो इसमें थोड़ा-सा मतलब मैं ये कहूँगा ध्रुव का फेस ठीक-ठाक हो गया मुझसे, और ठीक है, मतलब इतना इतना नहीं बिगड़ा कि इसको बिगड़े हुए की कैटेगरी में लाया जाए। और अभी ये जब आधा-अधूरा आर्ट होता है ना, मैं उसको अगर वो ऐसे ही आता है, मतलब वो मतलब कहीं आप डिस्कार्ड भी कर सकते हो, बच्चे उसको खराब कर सकते हैं ये वो। पर अगर उसको पूरा करते हो तो आपके दिमाग में भी फिर वो एक एसेट बन जाता है। तो और हाँ, सेल्फ उसकी रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए। मैं क्या मतलब खुद जो आर्ट बनाता था उसकी मैं कोई रिस्पेक्ट नहीं करता था। वो कहीं फेंक दी, कुछ कर दी, मतलब उसको कहीं भी ना कोई प्रॉपर, जैसे हम कॉमिक्स का प्रॉपर कलेक्शन करते हैं, वैसे मैं प्रॉपर ना तो उसको ढंग से कहीं रखा, ना कोई स्कैन किया। पर अब सोच रहा हूँ कि जो अवेलेबल है प्रॉपर वे में उसको एक ही जगह पे स्टोर करा जाएगा और प्रॉपर मैं स्कैन वगैरह करके रखूँगा, तो एक पता लगे कि मैं खुद को भी पता मैंने कितनी स्टिचिंग कर रखी है। और जब पुराने पोस्ट वगैरह देखता हूँ फेसबुक वगैरह पे, तो अच्छा खासा मतलब कलेक्शन हो जाता है। तो आई होप आपको ये थोड़ा-सा लंबा हो गया वीडियो, पर मैंने आपको एक क्लियर इस पे दिखाई दिया, आपके सामने-सामने इसके मैं कर रहा हूँ। तो किस तरीके से इसको पेंसिल के ऊपर इंकिंग करी जाती है, तो इंकिंग आर्टिस्ट का भी उतना ही रोल होता है। अब कम ज़्यादा तो मुझे पता नहीं, पर इंकिंग अगर अच्छी हो तभी जाकर आर्ट उभर के आती है और हमको मज़ा आता है उस आर्ट को देखने में। और जैसे कि आजकल आर्टिस्ट लोग शेयर कर देते हैं, पेंसिल वर्ज़न भी शेयर कर देते हैं, फिर इंक करने वाले आर्टिस्ट भी शेयर कर देते हैं, तो हम क्लियरली कंपेयर भी कर पाते हैं। और अपने जो हमारे जो पाठक होते हैं, जो फैन्स होते हैं, वो बता भी देते हैं कि यार इसमें मज़ा नहीं आया, या वो है ओरिजिनलिटी के साथ खिलवाड़ हो चुका है। पर ज़्यादातर इंकिंग आर्टिस्ट कोशिश करते हैं और अपना-अपना एक उनका स्टाइल होता है। विनोद कुमार जी का अपना सिग्नेचर स्टाइल है। जगदीश कुमार जी का अपना स्टाइल है। ये 2 अभी काफ़ी एक्टिव हैं। विट्ठल कांबले जी मुझे काफ़ी पसंद है। मनु सर जो उनका एक्चुअल नाम है थॉमस एडिसन जॉर्ज ऐसा कुछ नाम है, पता नहीं क्या। तो वो भी एक प्रॉब्लम है कि वो आर्टिस्ट आजकल में एक्टिव नहीं दिखते हैं, कभी कहीं कहाँ कैसे काम करते हैं। राज कॉमिक्स में तो ये जगदीश कुमार जी काफ़ी एक्टिव दिखते हैं आजकल। विनोद कुमार जी भी काम करते हैं, लेकिन वो शायद शेयर अगर इतना वो सोशल मीडिया पे शेयर वगैरह वो कम करते हैं, अपना इंक वर्ज़न वगैरह। तो
को अच्छा लगता है देखना कि बचपन से इनको एडमायर किया है, जिनके बारे में सिर्फ सुना है, पढ़ा था, उनको अब देख पा रहे हैं, तो अच्छा लगता है काम करना। और कैसे होगा, मैं कई बार सोचता भी हूँ कि यार एक स्केच को जो ऑलरेडी पेंसिल हो चुका है बाद में इसकी जगदीश कुमार जी ने बहुत जबरदस्त इसकी इंकिंग कर रखी है और बहुत ही अच्छी कलरिंग भी इस पे ऑलरेडी हो चुकी है और एक पोस्टर का रूप ले चुका है। ये नारायण का दरबार बोलते हैं, नारायण दरबार का पोस्टर है। तो किसी संग्राहक संस्था का कवर भी बनने वाला है ये, और इसका पोस्टर्स वगैरह भी रिलीज हो चुके हैं। बट तो मैं कई बार सोचता भी हूँ कि यार जब वो हो चुका तो क्यों बैठ करके करा जाए। पर ठीक है गया, एक तो अच्छा लगता है, दूसरी बात क्या है कि कोई भी काम, ये वही बात है कि स्टार्ट अगर करा है तो उसको अगर फिनिश कर दो तो वो एक अच्छी एक खुशी का एहसास होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में 20 मिनट का देखिए वीडियो हो चुका है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अंत तक बनने के लिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में।